नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज पुतिन ने परमाणु बम कहां तैनात कर दिया? क्या कीव पर रूस के हुए हमले का बदला बाइडेन ईरान से लेंगे? तुर्की के सीक्रेट ऑपरेशन का शिकार कौन होने वाला है? और जुलूस में सिर्फ तन से जुदा का नारा क्यों गूंजा? ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों में कलिब्र, इस्कंदर और सरमाज जैसी मिसाइलें शामिल थी। खबर है कि हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और 64 लोग घायल हुए। क्राइमिया ब्रिज पर यूक्रेन के अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया था, जिनसे कीव समेत यूक्रेन के 7 शहरों में जबरदस्त तबाही हुई थी। खबर है कि इन हमलों के बाद लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया। उनसे बोला गया कि वो कीव में ना घुसें, क्योंकि रूस ने लगातार दूसरे दिन कीव पर मिसाइलें दागनी जारी रखी। एक दिन पहले रूस ने कीव और जापोरिजिया समेत 7 शहरों को निशाना बनाया था और अगले दिन उसने फिर से कीव और जापोरिजिया पर हमला किया। इस हमले के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक में रूस की कलिब्र मिसाइल कीव के एक थर्मल पावर प्लांट की ओर जाती नजर आई। इससे कुछ ही सेकंड पहले वहां एक धमाका हुआ था और धुएं का गुबार उठ रहा था, जिसके बाद एक और मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ती दिखाई दी। एक दिन पहले भी रूस ने कीव पर कई मिसाइलें दागी थीं और यूक्रेन की राजधानी दहल उठी थी। और दूसरे दिन भी कीव पर रूस की मिसाइलें मौत बनकर बरसीं। कहीं कुछ सेकंड के अंतर पर तो कहीं कुछ मिनटों के फासले पर ये मिसाइलें गिरी और कीव धुआं धुआं हो गया। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन से 2 टूक बोल दिया कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और आगे बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज पर अटैक करके उसने रूस के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है और पुतिन ने तय कर लिया कि वो यूक्रेन को उसकी किए की सजा देकर ही दम लेंगे। जिसके बाद कीव में कोहराम मच गया, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी का ऐसा हश्र किया जैसा ज़ेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आग की लपटों से घिरी गाड़ियां, सड़कों पर अफरा तफरी और यहां वहां भागते लोग। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बता दिया कि वो क्राइमिया का बदला कीव को जहन्नुम बनाकर लेंगे। पुतिन ने जापोरिजिया का भी यही हाल किया, जहां पुतिन के रॉकेट से सड़क पर खड़ी गाड़ियां कबाड़ में बदल गईं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन ने कीव और जापोरिजिया समेत यूक्रेन के 7 शहरों पर 24 घंटे में $700 मिलियन यानी करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दाग दी, जिनमें रूस की खतरनाक कलिब्र, इस्कंदर और सरमाज जैसी मिसाइलें शामिल थी। यही नहीं, अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन से 2 टूक बोल दिया कि यह सिर्फ फर्स्ट एपिसोड था और बाकी के एपिसोड बाकी हैं। यानी यूक्रेन में रूस के हथियार अभी और तांडव करेंगे। खबर है कि पुतिन ने इस बार काला सागर के आसपास के इलाके में अपना Tu-93 बम भी गिराया था, जिसने यूक्रेन के काला सागर के पास के इलाकों में कहर बरपा दिया। Tu-93 को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं और 24 फरवरी के बाद पुतिन ने बोल दिया था कि वो अपना ये खतरनाक बम यूक्रेन पर कभी भी गिरा सकते हैं। Tu-93 का वजन 7,100 किलोग्राम है और जब ये फटता है तो करीब 300 मीटर के क्षेत्र को जलाकर राख कर सकता है। और खबर है कि इस बार यूक्रेन की हरकत से तिलमिलाए पुतिन ने उस पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी गिराया, जिससे यूक्रेन के कई पावर स्टेशन बर्बाद हो चुके हैं। पता चला है कि रूस का यह हमला इतना खतरनाक था कि यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूब गए। यानी रूस ने यूक्रेन को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। 2014 के बाद से पुतिन कामयाबी को अपना क्राइमिया पर हुई कामयाबी को अपना इलाका मानते हैं, क्राइमिया को, और उन्होंने रूस को क्राइमिया से जोड़ने के लिए कर्ज ब्रिज बनाया था, जिस पर यूक्रेन ने 8 सितंबर को धमाका किया और कर्ज ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। फिर क्या था? पुतिन का खून खौल उठा। वो जाहिर कर चुके हैं कि उनके इलाकों की ओर आंख उठाकर देखने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने यह जुर्रत की, जिसने यूक्रेन जंग को और भयानक बना दिया। क्योंकि क्राइमिया का मुद्दा उठने से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन के 15% इलाके में जनमत संग्रह कराकर उसे रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया था और उसके फैसले पर उंगली उठाने वालों को परमाणु हमले की धमकी दे डाली थी। लेकिन यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम का पश्चिमी देशों ने विरोध जारी रखा। यही नहीं, बात संयुक्त राष्ट्र महासभा तक पहुंच गई, जहां रूस ने मांग की कि रेफरेंडम पर सीक्रेट वोटिंग करवाई जाए। मतलब यह कि रूस चाहता था कि रेफरेंडम पर ओपन वोटिंग ना हो, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस की इस मांग पर वोटिंग करवाई और पूछा कि रूस की रेफरेंडम पर सीक्रेट वोटिंग की मांग मानी जाए या नहीं। भारत समेत राष्ट्र महासभा में उसकी रेफरेंडम पर सीक्रेट वोटिंग की मांग खारिज हो गई और अब सार्वजनिक मतदान से फैसला होगा कि रूस ने यूक्रेन में जो रेफरेंडम करवाया था वो सही है या नहीं।
यही नहीं, पता चला है कि रूस के कीव पर किए गए मिसाइल अटैक की भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा हुई, क्योंकि पश्चिमी देश इसे रूस की क्रूरता साबित करना चाहते हैं ताकि रेफरेंडम पर वोटिंग के दौरान रूस का पलड़ा हल्का हो जाए। उधर रूस ने पिछले 2 दिनों में कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों की जो बारिश की, उसने अमेरिका के एक आधुनिक हथियार की पोल खोलकर रख दी। दावा किया गया कि रूस की मिसाइलों की मार से बचने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका के नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था, लेकिन वो भी यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों की मार से बचा नहीं पाया और रूस की घातक मिसाइलों के आगे अमेरिका का नसैम्स पूरी तरह बेबस नजर आया। अमेरिका का रक्षक कहे जाने वाले इस डिफेंस सिस्टम को हवा में ही मिसाइलों को मार गिराने के लिए तैनात किया गया था, लेकिन एक के बाद एक यूक्रेन के शहर रूसी सेना की मिसाइलों का निशाना बनते रहे और अमेरिकी रक्षक देखता रह गया। पिछले महीने ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तारीफों के पुल बांधे थे और इस बात पर खुशी जताई थी कि रूस से निपटने के लिए हाइमार्स के बाद अमेरिका ने एक और आधुनिक हथियार उनके देश को दिया है। जमीन से हवा में मार करने वाले इस डिफेंस सिस्टम को व्हाइट हाउस की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है और अपने इसी हथियार को अमेरिका ने यूक्रेन के आसमान की सुरक्षा के लिए दिया था। तब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ये अमेरिकी हथियार पुतिन की टेंशन बढ़ा देगा और ये यूक्रेन की राजधानी कीव को पुतिन के गुस्से से बचाने की ताकत रखता है। इसी वजह से सिर्फ 2 नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मिलने पर भी जेलेंस्की फूले नहीं समा रहे थे। Хто за 200 днів знищив більше 2000. हालांकि अमेरिका ने 4 और नसैम्स यूक्रेन भेजने का वादा किया था, लेकिन दावा किया गया कि कीव पर हुए ताजा हमलों से सुरक्षा करने में अमेरिका का यह हथियार फेल साबित हुआ, जबकि अमेरिका और नॉर्वे के बनाए गए नसैम्स की सबसे बड़ी खासियत ही दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करना है। और जेलेंस्की को यकीन था कि जिस तरह हाइमार्स ने पुतिन की सेना की नाक में दम कर दिया, उसी तरह अमेरिका का यह हथियार कीव समेत कई और शहरों को बचा लेगा, क्योंकि इस एयर डिफेंस सिस्टम का शक्तिशाली रडार करीब 120 किलोमीटर दूर से ही टारगेट का पता लगा लेता है। इसकी मदद से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान को तबाह किया जा सकता है और इस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से एक बार में 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसकी एक मिसाइल करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को भी गिरा सकती है। लेकिन दावा किया गया कि रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद का इस्तेमाल करके अमेरिका के हथियार को नाकाम कर दिया। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले ब्रिज को उड़ाने की साजिश ब्रिटेन ने रची। यह दावा कुछ दस्तावेजों के आधार पर किया गया और ब्रिटेन पर क्राइमिया ब्रिज उड़ाने की साजिश रचने का आरोप लगा। मतलब रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले जिस ब्रिज पर इतना बवाल हो रहा है, उस पर धमाका भले ही यूक्रेन ने किया, लेकिन उसकी प्लानिंग ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने की। द ग्रे जोन नाम की वेबसाइट तो यही दावा कर रही है। उसने दावा किया कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के जासूसों ने दिन रात क्राइमिया ब्रिज पर नजर रखी और यूक्रेन के स्पेशल सैनिकों के साथ मिलकर 6 महीने तक ब्रिज की रेकी करते रहे, जिसके बाद उन्होंने हमले का प्लान बनाया। मतलब यूक्रेन जंग शुरू होने के करीब 2 महीने बाद ही ब्रिज पर हमले की तैयारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि 24 फरवरी को जब रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हुई थी तो क्राइमिया में पुल से उसकी आंख किरकिरी था। लेकिन जिस बात पर पुतिन का दिमाग और खराब हो सकता है वो है इस हमले के पीछे ब्रिटेन का दिमाग, क्योंकि अगर द ग्रे जोन का दावा सच साबित हुआ तो नेटो पर आफत आना तय है, क्योंकि जिस रूस ने क्राइमिया ब्रिज का बदला लेने के लिए यूक्रेन को जलाने की ठान ली है, वो नेटो को तो कभी नहीं बख्शेगा और उसका भी वही हाल करेगा जो कीव और यूक्रेन के बाकी हिस्सों का हुआ है। एक दिन पहले ही ब्रिटेन के पूर्व सेना प्रमुख ने कहा था कि क्राइमिया ब्रिज अटैक परमाणु हमले को न्योता है और अब उसी ब्रिटेन का नाम कर्च ब्रिज पर हुए अटैक में आ रहा है। मतलब ये कि ब्रिटेन बैठे बिठाए मुश्किल में फंस सकता है, क्योंकि भले ही वो रूस के खिलाफ है, लेकिन उसने अमेरिका की तरह ही अपनी सेना यूक्रेन नहीं भेजी है, यानी वो रूस से सीधी टक्कर से बच रहा है। लेकिन अब खबर है कि क्राइमिया ब्रिज को उड़ाने का पूरा प्लान ही ब्रिटेन के जासूसों का था, जिन्होंने यूक्रेन को पूरा प्लान समझाया, जिसके तहत कर्च ब्रिज पर एक ट्रक के जरिए धमाका करवाया गया, क्योंकि रूस का कहना है कि ट्रक में विस्फोटक थे। और जैसे ही धमाका हुआ, रेलवे लाइन पर खड़ी एक ट्रेन उसकी चपेट में आ गई। ये ट्रेन कार्गो ट्रेन थी जिसमें कच्चा तेल रखा हुआ था, जिसकी वजह से भयानक आग लग गई और बीच समंदर में आग की लपटें 1 घंटे तक जलती रहीं। यानी ये पूरा हमला पूरी प्लानिंग के तहत हुआ ताकि रूस को नुकसान ही न पहुंचे, बल्कि रूस और क्राइमिया के बीच की कड़ी भी टूट जाए। और इसीलिए पुतिन गुस्से में है और ब्रिटेन की प्लानिंग का पता चलते ही वो आपे से बाहर हो सकते हैं, और वो हो सकता है जो नेटो नहीं चाहता, मतलब तीसरा विश्व युद्ध। इधर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यूपी के सफाई में राजकीय सम्मान के साथ मुलायम सिंह को अंतिम विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
धरती से जुड़ा हुआ नेता यदि माना जाता था तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भी अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ उनके अंतिम दर्शन करने पहुंची। इस बीच यरूशलेम में इजरायल की एक सैनिक की हत्या पर जबरदस्त बवाल हो गया। आरोप है कि कुछ दिन पहले एक फिलिस्तीनी हमलावर की फायरिंग में इस सैनिक की मौत हो गई थी, जिसका एक वीडियो अब सामने आया, जिसमें एक हमलावर इजरायल के सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग करता नजर आया। ये सैनिक सेना के एक चेक पॉइंट पर गाड़ियों की जांच में जुटे थे। इस दौरान वहां एक कार रुकती दिखाई दी। कार से उतरकर हमलावर सैनिकों के पास पहुंचा। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ देर बाद इजरायल के सैनिकों ने मोर्चा संभाला और उस पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन वो हमलावर वहां से भागने में कामयाब रहा। बताया गया कि इस हमले में गंभीर रूप से घायल इजरायल की एक सैनिक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसे इजरायल का गुस्सा भड़क गया। उसके सैनिकों ने फिलिस्तीनी हमलावर की तलाश में पूरे इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। हालांकि कुछ इलाकों में उन्हें फिलिस्तीन के समर्थकों के भारी विरोध का सामना कर रहे पत्थरबाजी तेज कर दी, जिसके बाद बदले की आग में सुलग रहे सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। आरोप है कि इजरायल के सैनिकों की फायरिंग में 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। उधर गुजरात में हुई रैली में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। गुजरात दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और विपक्षी दलों पर हमला बोला। जे काम जयप्रकाश जी अधूरू मूकीने गया, ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत માટે થઈને આપણે બીડું ઉઠાવ્યું છે। ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले में टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग न करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र सरकार पालघर में हुई 2 साधुओं की हत्या का मामला सीबीआई को सौंपने को तैयार हो गई। 2020 में भीड़ ने बच्चा चोरी के शक में दोनों साधुओं को पीट कर मार डाला था। शिंदे फडणवीस सरकार सीबीआई को जांच के लिए निर्देश दे रहे हैं, मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। उधर सेना ने एलएसी के पास सिक्किम में 17,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को चारों खाने चित करने के लिए युद्ध का अभ्यास किया। एलएसी पर चीन की लगातार उकसाने वाली हरकतों के बीच हुई इस मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें भारतीय सेना की तोप दुश्मन के ठिकानों पर गरजती और उन पर कहर बनकर टूटती दिखी। इस मिलिट्री ड्रिल में सेना के कई टैंकों ने भी हिस्सा लिया, जो एक साथ आगे बढ़ते हुए ताबड़तोड़ गोले दागते रहे। टैंक के पीछे हथियारों से लैस कई सैनिक भी आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर वार करने के लिए अपनी पोजीशन लेते नजर आए। 17,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई यानी 0 से कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी के बावजूद सेना के जवानों ने दुश्मनों पर प्रहार करने का जमकर अभ्यास किया। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ सैनिक कंधे पर रखकर लॉन्चर से रॉकेट छोड़ते भी दिखे, जबकि कुछ सैनिक मोटर से दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए बमों की बारिश करते रहे। सेना की तरफ से यह बताया गया कि इस मिलिट्री ड्रिल में जंग के लिए बनाई गई कई बख्तरबंद गाड़ियों के साथ नए हथियार और उपकरणों की ताकत को भी परखा गया। इस बीच पंजाब के तरनतारन में एक कपड़ा व्यापारी की दिन दहाड़े दुकान में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए व्यापारी के पिता ने आरोप लगाया कि कनाडा में रहने वाला एक गैंगस्टर उनसे पैसों की मांग कर रहा था और पैसे नहीं देने पर 2 बदमाशों ने दुकान में घुसकर उन्हें गोली मार दी। ये वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि दुकान पर कपड़ा खरीदने के बहाने आए एक आरोपी ने उन्हें पहले कपड़ा दिखाने के लिए कहा और जैसे ही वो दुकान में अंदर की तरफ गए उसने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही गुरजंट सिंह नाम के व्यापारी वहीं गिर गए। इसके बाद तो उनके ऊपर गोलियों की बारिश कर दी गई। दोनों आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। घटना की खबर मिलते ही परिवार के लोग दुकान पर पहुंचे, जिसके बाद वहां मातम पसर गया। 20 लाख रुपया मांग रहा है 4-5 महीने पहले। हाथ वाला जोड़े। बताया गया कि कनाडा में बैठा एक गैंगस्टर गुरजंट सिंह से पैसों की डिमांड कर रहा था। इधर महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हरियाणा सरकार ने इस बार दिवाली पर प्रदेश में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की ही मंजूरी दी। पूरे प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, अन्य पटाखे नहीं चलेंगे। ज्ञानवापी मामले में सर्वोच्च शिवलिंग रेटिंग का फैसला
फिर टल गया। वाराणसी की अदालत में अब शुक्रवार को इस मुद्दे पर अगली सुनवाई होगी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने बड़ा दावा किया कि पुतिन ने बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की तैयारी कर ली है। इसके दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने खुलकर उनका साथ देने का फैसला किया। दावा किया गया कि पुतिन बेलारूस से यूक्रेन की राजधानी कीव पर परमाणु बम बरसा सकते हैं। होगा अगर अपना सब खतरनाक हथियार कीव पर दाग शहर को रात में बदल पाएगा। परमाणु बम के हमले जिंदगी मिट जाएगा। यूक्रेन को ऐसी चोट लगेगी कि वो उसे सदियों तक नहीं भूलेगा। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हमले से गुस्साए पुतिन ने उसे वो चोट देने की तैयारी कर ली है। दावा किया गया कि वो कभी भी बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करके यूक्रेन को परमाणु हमले से दहला सकते हैं। और दावा तो यह भी किया गया कि इसके लिए पुतिन ने परमाणु हथियारों से लैस इस्कंदर मिसाइल बेलारूस रवाना भी कर दी है। रूस पहले से ही बेलारूस से इस्कंदर मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाता रहा है। लेकिन वो इस्कंदर मिसाइलें दुनिया के सबसे घातक बमों से लैस नहीं थी। वो यूक्रेन के शहरों में फटती तो थीं, लेकिन उनसे बड़े पैमाने पर तबाही नहीं मचती थी। लेकिन इस बार पुतिन ने जिस कातिल मिसाइल को बेलारूस भेजा है, उसके इस्तेमाल से एक पूरा का पूरा शहर भाप में बदल सकता है। दावा किया गया कि इस बार पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए परमाणु बमों से भरी इस्कंदर मिसाइल बेलारूस भेज दी है। यानी उन्होंने ठान लिया है कि 230 दिन से चल रही जंग अब जल्द खत्म कर देनी है। और माना जा रहा है इसके लिए उन्हें कीव को पूरी तरह बर्बाद भी करना पड़ा तो वो चूकेंगे नहीं, क्योंकि क्राइमिया में पुल पर हमले के बाद से ही पुतिन का सारा गुस्सा कीव पर निकल रहा है। उनकी सेना की मिसाइलें शहर में जगह जगह गिरकर तबाही मचा रही हैं। दावा किया गया कि 2 दिनों में पुतिन की फौज ने 60 से ज्यादा मिसाइलें कीव पर बरसाई, जिन्होंने शहर की सूरत बदल कर रख दी। सड़कों पर आग ही आग दिखाई दी। इमारतों से उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से ही लोगों को डरा रहा था। और अब तो पश्चिमी मीडिया ने जो दावा किया वो कीव के लोगों की सांसें रोक सकता है, क्योंकि दावे के मुताबिक कीव ही पुतिन के परमाणु हमले के निशाने पर है और इसके लिए वो बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करने वाले हैं। खुद उनके दोस्त लुकाशेंको ने ही अगस्त के महीने में यह दावा किया था कि बेलारूस लड़ाकू विमानों में बदलाव है। ऐलान कर चुके हैं ताकि जंग को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जा सके। अब तक की जंग में उनकी सेना सिर्फ बेलारूस की जमीन का ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब बेलारूस ने खुद यह ऐलान कर दिया कि वो भी रूस के साथ युद्ध में उतरने जा रहा है। और उसके ऐसा फैसला करते ही रूस ने बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बेलारूस के लिए भेज दिया। बेलारूस ने भी यूक्रेन की सीमाओं से लगे इलाकों के लिए सैनिक और हथियार रवाना कर दिए। वहां से आए एक वीडियो में ट्रेन पर लदे कई टैंक दिखाई दिए। दावा किया गया कि टैंक और ट्रेन के जरिए दूसरे कई हथियार बेलारूस के उन हिस्सों में भेजे गए जो यूक्रेन की सीमा के करीब है। उधर यूक्रेन ने यह दावा कर दिया कि रूस 20,000 से ज्यादा सैनिकों को भी बेलारूस भेजने की तैयारी कर रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में बेलारूस की सीमा के करीब बसे यूक्रेन के शहर पुतिन के गुस्से की आग से झुलसने वाले हैं। और उनमें सबसे ज्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा है कीव पर। जंग की शुरुआत में भी रूस ने बेलारूस के रास्ते ही अपनी सेना का एक बहुत बड़ा काफिला कीव पर कब्जे के लिए रवाना किया था। हालांकि तब पुतिन की फौज को कई दिनों की घेरेबंदी के बाद कीव छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। लेकिन इस बार बेलारूस के सीधे जंग में कूदने से उसकी सीमा के पास बसे यूक्रेन के शहरों पर हमला और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि अगर बेलारूस युद्ध में उतरा तो यूक्रेन भी उस पर पलटवार कर सकता है। इसी वजह से पोलैंड ने बेलारूस में रहने वाले अपने नागरिकों को वहां से निकल जाने को कह दिया। साफ है कि यूक्रेन के आसपास बसे देश भी ये समझ रहे हैं कि जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी जंग अब अपने सबसे भीषण दौर में पहुंचने वाली है। और इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने अपनी ताकत को और धार देना शुरू कर दिया है। उसने बेलारूस को जवाब देने के लिए उसकी सीमा के पास ही जोरदार मिलिट्री ड्रिल की। बेलारूस ने ऐलान कर दिया है कि वो अब रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ेगा। और उसी का जवाब देने के लिए जेलेंस्की के सैनिकों ने अपना दम दिखाया। यूक्रेन के सैनिकों ने बेलारूस की सीमा के पास ऐसा तगड़ा अभ्यास किया मानो वहां वो असली जंग लड़ रहे हों। घातक हथियारों से लैस जेलेंस्की के सैनिकों ने जंगलों के बीच नकली दुश्मन से मुकाबला किया। पैदल सैनिकों के साथ साथ टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया। एक टैंक पर लगाई गई मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। यूक्रेन ने दावा किया कि बेलारूस ने सीमा पर अगर कोई गलत हरकत की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। और इसके लिए उसकी सेना ने बेलारूस की सीमा के पास तैयारी शुरू भी कर दी है। इस तैयारी के लिए यूक्रेन ने सीमा पर स्पेशल ऑपरेशन जोन बनाए।
जहां उसके सैनिक दिन रात बेलारूस की सेना को जवाब देने के अभ्यास में जुटे हुए हैं। यूक्रेन के मुताबिक लुकाशेंको के पुतिन के साथ जंग में उतरने से उसके ऊपर खतरा बढ़ गया है, जिससे निपटने के लिए उसके जवान तैयारी कर रहे हैं। इस ड्रिल में यूक्रेन के सैनिकों ने वहां मौजूद कुछ गाड़ियों पर भी हमला किया, जिन पर जेड निशान बने हुए थे। ये निशान यूक्रेन पर रूस के हमले के प्रतीक के तौर पर जंग की शुरुआत से ही चर्चा में रहे हैं और ऐसे ही निशान बनी गाड़ियों पर यूक्रेन के सैनिकों ने गोलियां बरसाईं। इसके बाद उन्होंने गाड़ी से उतरकर 2 ऐसे सैनिकों को बंधक बनाया जो दुश्मन बनकर उसमें बैठे थे। यूक्रेन के मुताबिक बेलारूस को सबक सिखाने के लिए उसके सैनिकों ने कमर कस ली है। इधर शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में आईटी और मेटल समेत कुछ सेक्टरों में भारी गिरावट रही, जिससे सेंसेक्स 844 अंक गिरकर 57,147 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 257 अंक की गिरावट के साथ 16,983 पर पहुंच गया। बिहार के पूर्णिया में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के आरोप में एसपी के आवास समेत उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। भारत ने तीसरे और आखिरी वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। टीम इंडिया को जीत के लिए मेहमान टीम ने 100 रन का लक्ष्य दिया था। इस मैच में गेंदबाज कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। उधर कर्नाटक में हुई जोरदार बारिश की वजह से तबाही मच गई। वहां घंटों तक हुई मूसलाधार बारिश ने कई शहरों को पानी पानी कर दिया, जिससे कोप्पल में तो कुछ लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि वो पानी से भरे अंडर ब्रिज को पार करने की कोशिश में बीच में जाकर अटक गए, जिसके बाद वो ट्रैक्टर छोड़ ट्रॉली पर खड़े हुए और मदद की गुहार लगाते नजर आए। हालांकि गनीमत ये रही कि दूसरी तरफ खड़े कुछ लोगों की नजर उन पर पड़ी, जिन्होंने उन्हें बाहर निकाला। वहीं चित्रदुर्ग में भी बादलों ने जमकर तांडव मचाया। वहां तो रिहायशी इलाकों में इतना पानी भर गया कि कई कारें उसमें पूरी तरह डूब गईं। दूसरी तरफ हुब्बली में बारिश आफत बनकर बरसी। वहां रात में कई घंटों तक चली जोरदार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। पूरा नुकसान हुआ है। 3 घंटा तक रात को बारिश चला है। कुछ जगहों पर तो मटमैले पानी को बहता देख ऐसा लगा मानो वहां कोई छोटा डैम फूट पड़ा हो। हुब्बली में इतनी जोरदार बारिश हुई कि लोगों के घरों में मौजूद सामान तैरने लगा। वहीं कुछ दुकानें तो इसमें पूरी तरह डूब गईं, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। फुट ऊपर रहने से पूरा शटर में सबका अंदर सेलर में पूरा पानी गया है। लाखों के हिसाब से सबका नुकसान हुआ है। वहां मौजूद दुकानों में इतना पानी भर गया कि उसे पंप लगाकर निकालना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के कई जिलों में रात भर बारिश हुई, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच खबर है कि अमेरिका अपने दुश्मनों से निपटने के लिए यूक्रेन और ताइवान को अपना अचूक हथियार देने की तैयारी में है, जिसकी मांग यूक्रेन लंबे वक्त से कर रहा था। और उस ब्रह्मास्त्र का नाम है एम्पायर, जो ड्रोन रूस से निपटने के लिए यूक्रेन को और चीन से निपटने के लिए ताइवान को यह वैम्पायर मुहैया कराने वाला है। दावा है कि यूक्रेन जंग के शुरुआती दिनों से ही अमेरिका से इसकी मांग कर रहा था। लेकिन अब जब कीव पर रूस ने मिसाइल अटैक किया तो अमेरिका भी परेशान हो गया। दावा ये किया जा रहा है कि इसके बाद से ही बाइडेन सरकार यूक्रेन को ये खतरनाक मिसाइल सिस्टम मुहैया कराने की कोशिश में है, जिससे वो कीव के आसमान पर मंडरा रहे ईरान के ड्रोन का आतंक खत्म कर सके। अमेरिका का ये वैम्पायर दुश्मन के ड्रोन और लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। साथ ही ये जमीन पर मौजूद टारगेट पर भी सटीक वार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसे किसी भी फौजी ट्रक या बख्तरबंद गाड़ी पर लगाकर चलाया जा सकता है। और इन्हीं खूबियों की वजह से अमेरिका ने इसे वैम्पायर नाम दिया है। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि बाइडेन सरकार ने इसके लिए बजट भी जारी किया है, जिसे वहां की संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। और अगर ये मंजूरी मिल गई तो ये रूस और चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अभी तक ये अचूक हथियार किसी भी देश को नहीं दिया, लेकिन पहली बार वो इसे यूक्रेन में भेजकर रूस को जवाब देने की तैयारी में है। आधुनिक रडार से लैस ये एंटी ड्रोन सिस्टम एक बार में 4 मिसाइलें दाग सकता है, जो हवा और जमीन दोनों में मौजूद दुश्मन को ध्वस्त कर सकती हैं। इसे चलाने के लिए एक सैनिक होती है। जस्टिस आए होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की। जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 50 लो फ्लोर सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2025 तक के अंत तक दिल्ली में टोटल 10,380 बसें हो जाएंगी। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट नाम के संगठन के ठिकानों पर छापेमारी की। ट्रस्ट के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले में यह कार्रवाई हुई।
और दावा है कि ट्रस्ट के 18 ठिकानों पर पड़े छापे में एनआईए ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अहम दस्तावेज बरामद किए। एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अल हुदा एजुकेशनल ट्रस्ट के चीफ पैटर्न मोहम्मद अमीर शमशी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि बैन लगने के बाद जमात इस्लामी इसी ट्रस्ट की आड़ में टेरर फंडिंग को अंजाम दे रहा था। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि क्राइमिया पुल के तबाह होने से बौखलाए पुतिन ने अपने सबसे आधुनिक और घातक टैंक जंग में उतार दिए। दावा है कि 8 अक्टूबर को यूक्रेन की सेना ने रूस को क्राइमिया से जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज को उड़ा दिया था, जिससे पुतिन आग बबूला हैं और वो यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि एक रोज पहले रूसी सेना ने कीव और उसके आसपास के शहरों पर 70 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया। इन मिसाइल हमलों के बाद कीव की सड़कों पर आग का बवंडर उठता दिखा। इमारतों से उठते काले धुएं के गुबार ने तो लोगों को दहशत से भर दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि क्राइमिया ब्रिज टूटने से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उन्होंने अपनी सेना को कीव पर कब्जा जमाने का आदेश दे दिया है। इसी वजह से रूसी सेना कीव पर मिसाइल और रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। लेकिन अब रूस ने अपना एक और घातक हथियार जंग के मैदान में उतार दिया है। पुतिन का ये नया हथियार एक टैंक है जिसका नाम है T-14 अर्मादा, जिसे रूस की सेना का महाबली तक कहा जाता है। मतलब यह कि पुतिन ने जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने यूक्रेन को नाक का सवाल बना लिया है। वो किसी भी कीमत पर जेलेंस्की को छोड़ने के मूड में नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे आधुनिक, ताकतवर और घातक टैंक T-14 अर्मादा को युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया। पश्चिमी मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें पुतिन का ये महाबली दुश्मन के इलाके में तेजी से आगे बढ़ता दिखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक T-14 अर्मादा टैंक का वजन करीब 55 टन है और इसकी रेंज 5 से 12 किलोमीटर के बीच है, जो ज्यादा तो नहीं है लेकिन यह भयानक तबाही मचाता है। मतलब ये कि अगर इस टैंक ने हमला कर दिया तो दुश्मन की तबाही तय है। हैरानी की बात यह है कि रूस के पास ऐसे कितने टैंक हैं, इसकी कोई जानकारी दुनिया के पास नहीं है। और बताया जा रहा है कि रूस भविष्य में इस टैंक का ऐसा वर्जन बनाने की तैयारी में है जिसे चलाने के लिए इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब बिना सैनिक के ही ये टैंक दुश्मन के इलाकों में घुसकर तबाही मचा देगा। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक T-14 अर्मादा टैंक में 12.7 मिलीमीटर की कॉर्ड मशीन गन लगी। ये मशीन गन 1 मिनट में 650 गोलियां दागती है और इसकी रेंज करीब 2 किलोमीटर है। इसके अलावा इस टैंक पर 7.62 मिलीमीटर की एक और मशीन गन लगी है और यह भी 1 मिनट में 650 गोलियां फायर करती है। T-14 अर्मादा टैंक में एक बार में 42 गोले रखे जा सकते हैं। गोले दागने के लिए इसमें ऑटो लोडर लगा है। मतलब यह कि इसमें गोले अपने आप लोड होते जाएंगे। दावा है कि इस टैंक का आर्मर यानी कवच बेहद मजबूत है। टैंक के कवच पर 2 बार भयानक विस्फोट भी हो जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही नहीं, इस टैंक में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी धोखा देने की काबिलियत है। इधर शिंदे गुट की चुनाव चिन्ह मिल गया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के शिंदे गुट को 2 तलवारों और 1 ढाल वाला चुनाव चिन्ह जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक मकान में गैस सिलेंडर में धमाका हो गया, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सीबीआई ने यूपी के मेरठ में कैंट बोर्ड के दफ्तर में छापेमारी की और नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। उधर मध्य प्रदेश के सतना में महिला से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों के मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आरोप है कि चोरी की शिकायत करने पर कुछ रोज पहले 6 लोगों ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की थी, जिनमें शामिल 2 आरोपियों के मकान को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें खुदाई करने वाली एक मशीन आरोपियों के मकान को ध्वस्त करती दिखाई दी। पहले मकान के अगले हिस्से को ढाया गया, फिर थोड़ी देर में पूरे मकान को धूल में मिला दिया गया। इसी तरह मारपीट में शामिल एक और आरोपी के मकान को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वहां पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था ताकि बात बिगड़ने पर वो हालात पर काबू पा सकें। बताया गया कि जिन मकानों को गिराया गया वो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे। इस बीच दावा है कि रूस से लड़ने की तैयारी में लगे नेटो के अंदर ही अब बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। स्वीडन की एक न्यूज वेबसाइट नॉर्डिक मॉनिटर ने खबर छापी है कि नेटो के सदस्य तुर्की के उसके दूसरे सदस्य ग्रीस पर टॉप सीक्रेट हमले की पूरी प्लानिंग कर ली। इस हमले को अंजाम देने के लिए तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी की एक बेहद सीक्रेट यूनिट पूरी तरह तैयार बैठी है। इंतजार है तो बस राष्ट्रपति रेजिप तायिप एर्दोगान के एक इशारे का कि कब वो कमांड दें और पड़ोसी ग्रीस को दहला दिया जाए। तुर्की का प्लान भी बिल्कुल फूल प्रूफ है। वो बहुत शातिर तरीके से खेल रहा है।
क्योंकि एर्दोआन ने अपने देश की खुफिया एजेंसी MIT की उस यूनिट को ग्रीस को ठिकाने लगाने का जिम्मा सौंपा है, जिसके वजूद को तुर्की ने आज तक माना ही नहीं है। मकसद बिल्कुल साफ है, तुर्की ग्रीस का काम भी तमाम कर देगा और फिर पल्ला भी झाड़ लेगा कि यूनिट से तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है। इसी बात ने नेटो तो क्या पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, क्योंकि तुर्की काफी वक्त से अपने पड़ोसी ग्रीस पर हमलावर है और पानी पी पी कर उसे कोस रहा है। बल्कि पिछले महीने तो तुर्की के राष्ट्रपति ने ग्रीस पर हमले की खुली धमकी तक दे दी थी। रेजिप ताइप एर्दोआन ने बेधड़क कहा था कि तुर्की अचानक एक रात आ सकता है और जिस बारे में वो बात कर रहे हैं वो कोई सपना नहीं है। वक्त आने पर तुर्की वो करने के लिए बिल्कुल तैयार है जिसकी जरूरत है। मतलब तुर्की के राष्ट्रपति ने खुलेआम ग्रीस पर मिलिट्री एक्शन की धमकी दे डाली थी और दावा है कि तुर्की के ग्रीस पर मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन का ही प्लान है। इसके लिए उसने अपनी खुफिया एजेंसी की उस यूनिट पर दांव लगाया है जो खास तौर पर ट्रेन की गई जासूसों की ऐसी टोली है जो तुर्की के जखीरे का नया हथियार है। इसलिए नेटो को बुखार चढ़ गया, क्योंकि तुर्की और ग्रीस बीते 50 साल में 3 बार जंग लड़ते लड़ते बचे हैं और अब इस बात का डर है कि कहीं इस बार दोनों वाकई मरने मारने पर उतर आए। क्योंकि दोनों देशों के बीच इक्का दुक्का मुद्दे पर लड़ाई नहीं है, बल्कि विवादों की लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद एजियन सागर से जुड़ा है। ग्रीस और तुर्की के बीच में एजियन सागर है। तुर्की का आरोप है कि उसके तट के पास ग्रीस एजियन सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। तुर्की की मांग है कि ग्रीस उन टापुओं से अपनी सेना हटाए, लेकिन ग्रीस तुर्की की मांग को बेबुनियाद बताकर खारिज कर चुका है। इसलिए तुर्की ग्रीस पर लगातार गरज रहा है, लेकिन कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मगर तुर्की इस कहावत को गलत साबित करना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि ग्रीस और बाकी दुनिया उसे हल्के में बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि तुर्की गरज भी सकता है और बरस भी सकता है। इसलिए तुर्की की इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्रीस को सबक सिखाने के लिए कोई एक आध नहीं बल्कि कई ऑप्शन तैयार किए हैं और राष्ट्रपति एर्दोआन के सामने रखे हैं। इनमें एक विकल्प तो यह है कि तुर्की के पास मौजूद ग्रीस के टापुओं को नुकसान पहुंचाया जाए या फिर वीरान पड़े छोटे छोटे टापुओं पर तुर्की का झंडा फहरा दिया जाए। नहीं तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाकर तुर्की चोरी छिपे खुद को ही नुकसान पहुंचाए और फिर उसका ठीकरा ग्रीस पर फोड़ दे, ताकि तुर्की को ग्रीस पर हमले को वाजिब ठहराने का मौका मिल जाए। बताया गया कि एजियन सागर में ऑपरेशन चलाया जाएगा, जिसमें इंटेलिजेंस यूनिट को तुर्की की सेना का पूरा साथ मिलेगा। अब फैसला तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को लेना है और माना जा रहा है कि ग्रीस पर एक्शन की तारीख भी तय है। यह तारीख होगी तुर्की के आम चुनाव, जो कि अगले साल होने वाले हैं। और बीते 2 दशक से तुर्की की सत्ता में जमे एर्दोआन की हालत इस बार बहुत खराब है। तुर्की की डामाडोल अर्थव्यवस्था और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई एर्दोआन के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इसलिए माना जा रहा है कि एर्दोआन और उनकी पार्टी संसदीय चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव दोनों हार सकती है। ऐसे में चुनाव के करीब ग्रीस पर वार करके एर्दोआन वोटरों के बीच अपनी इमेज चमकाना चाहते हैं। इधर गुजरात गौरव यात्रा को जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। बीजेपी सुबह से गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत करेगी। इसका शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। राजस्थान के कोटा में 9 महीने के एक बच्चे का अपहरण हो गया। इस मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिनी सौरव गांगुली के बाद बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन सकते हैं, जबकि जय शाह के एक बार फिर सचिव का पद संभालने की संभावना है। उधर जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासत शुरू हो गई। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह बिहार के छपरा में जयप्रकाश नारायण के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जयप्रकाश नारायण का काम याद किया। हजारीबाग की जेल जिसको न रोक सकी, वो जयप्रकाश को इंदिरा जी की यातना न रोक। लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं गए, जिस पर उनसे सवाल पूछे गए। अमित शाह तो कोई जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा बिहार के छपरा में है, जहां उनकी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस बीच पुतिन की परमाणु हमले की धमकियों ने यूक्रेन के पड़ोसी और नेटो के सदस्य पोलैंड को खौफ से इतना भर दिया है कि उसने अपने यहां बम धमाकों से बचाने के लिए बनाए गए शेल्टरों की चेकिंग ही शुरू कर दी। वो देखने में लगा है कि बम शेल्टर ठीक हालत में है भी या नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि पोलैंड के बम शेल्टर लोगों की हिफाजत करने लायक ही ना हो और ऊपर से रूस की परमाणु मिसाइलें आ टपकें। मतलब मौत आसमान से धमक पड़े और पोलैंड बस अपनी बर्बादी का तमाशा देखता रह जाए। पोलैंड में 62,000 बम शेल्टर हैं और बताया गया कि उनकी चेकिंग में 2 महीने लगेंगे।
कर रहा है और अमेरिका उसकी मांग पर राजी भी हो गया है। इतना ही नहीं, पोलैंड अपने नागरिकों को यह भरोसा भी दे रहा है कि नेटो उनके देश को रूस के हमलों से बचा लेगा। लेकिन पोलैंड सिर्फ नेटो के भरोसे ही नहीं रहना चाहता, इसलिए वो खुद भी तैयारी में लगा है। और इसी वजह से यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही पोलैंड ने अपनी सेना और हथियारों पर खर्च बढ़ा दिया था। पोलैंड की तैयारी जरूरी भी है क्योंकि एक तो वो यूक्रेन का पड़ोसी है, दूसरा वो रूस के दुश्मन नेटो का सदस्य है, और तीसरा वो उन देशों में है जो पहले दिन से ही पुतिन के खिलाफ आग उगल रहे हैं और खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ऐसे में अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम दागे तो उनकी आंच पोलैंड तक भी आ सकती है, या ये भी हो सकता है कि पोलैंड पुतिन के सीधे निशाने पर आ जाए। हालांकि पोलैंड बम शेल्टरों की चेकिंग को रूटीन एक्सरसाइज बताकर रफा दफा कर रहा है और खुद पर किसी तरह के खतरे को नकार रहा है। लेकिन जंग के बीच में पोलैंड की ये छटपटाहट बताती है कि बाहर से चाहे वो रूस को जितना ललकार ले, लेकिन अंदर तो उसकी हालत भी बहुत खराब है। इधर मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। के छपरा में एक पुलिस की बस ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में उन तीनों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। इधर दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में शामिल इटली के ज्वालामुखी ने रौद्र रूप ले लिया। इटली में 3 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिनमें इस बार फटा ये ज्वालामुखी भी शामिल है। इसलिए प्रशासन ने उससे दूर रहने की चेतावनी जारी की थी, लेकिन फिर भी ज्वालामुखी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। क्योंकि धरती की कोख से निकले जिस उबलते लावे की तस्वीरें ही अचंभित कर दें, आंखों के सामने उस नजारे को देखने की बात तो बिल्कुल अलग ही होगी। ज्वालामुखी का विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उससे ऐसा दम घोंटू घना धुआं निकला कि तस्वीर देखकर ऐसा लगा जैसे वाकई परमाणु बम फट गया हो, मानो कई टन बारूद के ढेर में जोरदार धमाका हो गया हो। एक तस्वीर तो ऐसी देखने को मिली जिसमें धुआं इस तरह नीचे आता दिखा जैसे पहाड़ टूटकर उसका मलबा गिर रहा हो। खौलते लावे की धार जब पानी में मिली तो पानी पर ही धुएं के बादल छा गए। इधर आईएमएफ ने अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत दिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान जताया कि 6% से ज्यादा के ग्रोथ रेट के साथ 2023 दिल्ली की टीम ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में मणिपुर को 71 रन से हरा दिया। दिल्ली ने मणिपुर को जीत के लिए 168 रन का टारगेट दिया था। इस बीच कीव पर ताजा हमलों के बाद जर्मनी और अमेरिका ने यूक्रेन को जरूरी हथियारों की सप्लाई का भरोसा दिया। उन्होंने यूक्रेन को इस मदद का ऐलान रूस के उन हवाई हमलों के बाद किया जिनमें उसके कई शहर थर्रा उठे थे। और कीव में तो पुतिन की मिसाइलों का ऐसा कहर बरपा कि हर ओर कोहराम मच गया। ऐसी इमरजेंसी तो कीव ने युद्ध की शुरुआत में भी नहीं देखी थी। रूस के इन हवाई हमलों के बाद एक बार फिर यूक्रेन की जंग ऐसे खतरनाक मकाम पर पहुंचती दिखी जिसके अंजाम से पूरी दुनिया सहम उठी। पुतिन की मिसाइलों के धमाकों की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई। राष्ट्रपति बाइडेन ने जेलेंस्की से फोन पर बात की और पुतिन की कार्रवाई को क्रूरता का प्रदर्शन करार दिया। साथ ही उन्होंने रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को जल्द ही अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम से लैस करने का वादा किया। और यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने यूक्रेन को अपने घातक हथियार सप्लाई करने का ऐलान किया। इससे पहले भी वो हाइमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को दे चुका है, जो पुतिन की फौज के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर है जो बिना रुके एक के बाद एक 6 गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है। वो भी ऐसी मिसाइलें जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर गिरती हैं। और यूक्रेन ने दावा किया कि इसकी मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों से कई मोर्चों पर रूस की सेना को हार का सामना भी करना पड़ा। और इस हार को भी पुतिन की बौखलाहट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और जिस तरह उन्होंने यूक्रेन पर सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम देने की घोषणा कर दी। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जर्मनी का यह एयर डिफेंस सिस्टम कीव में जेलेंस्की के किले को पुतिन की मिसाइलों से बचाने में मदद करेगा, क्योंकि इसे दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का काल माना जाता है।
खबर है कि पहले जर्मनी इस साल के आखिर तक आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने वाला था, लेकिन कीव पर हुए ताजा हमलों की वजह से उसने अगले कुछ दिनों में इसे यूक्रेन को सौंपने का फैसला कर लिया। दावा है कि जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज करीब 40 किलोमीटर है और ये इस दायरे में करीब 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई से आ रहे टारगेट को सटीक निशाना साधकर तबाह कर सकता है। इधर पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई। हरियाणा के हिसार में पंजाबी सिंगर काका के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। काका को देखने के लिए बेकाबू भीड़ मंच के करीब पहुंच गई, जिसके बाद उनको काबू करने में पुरशक्कत। बिहार के खगड़िया में बागमती नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम शवों की तलाश में जुट गई। यूपी के महोबा में सड़कों पर पानी भरने की समस्या से परेशान होकर वहां रहने वाले लोगों ने प्रदर्शन किया। उधर पंजाब के खन्ना से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लड़का ट्रेन के दरवाजे से लटककर स्टंट करता नजर आया, लेकिन इसी दौरान खंबे से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। सामने आए वीडियो में दिखा कि ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और वो लड़का लटककर अपना वीडियो बनवा रहा था कि तभी उसका सिर पटरी के किनारे मौजूद एक खंबे से जा टकराया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद ताजा हमलों से सुरक्षा करने में अमेरिका का यह हथियार फेल साबित हुआ, जबकि अमेरिका और नॉर्वे के बनाए गए नैसाम्स की सबसे बड़ी खासियत ही दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करना है। से करीब 50 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन की मिसाइल या लड़ाकू विमान को तबाह किया जा सकता है और इस एयर डिफेंस सिस्टम के लॉन्चर से एक बार में 12 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसकी एक मिसाइल करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे फाइटर जेट को भी गिरा सकती है। लेकिन दावा किया गया कि रूस ने ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद का इस्तेमाल करके अमेरिका के हथियार को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों में कलिब्र, इस्कंदर और सरमाद जैसी मिसाइलें शामिल थी। खबर है कि हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और 64 लोग घायल हुए। क्राइमिया ब्रिज पर यूक्रेन के अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया था, जिनसे कीव समेत यूक्रेन के 7 शहरों में जबरदस्त तबाही हुई थी। खबर है कि इन हमलों के बाद लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया। उनसे बोला गया कि वो कीव में ना घुसें, क्योंकि रूस ने लगातार दूसरे दिन कीव पर मिसाइलें दागनी जारी रखी। एक दिन पहले रूस ने कीव और जापोरिजिया समेत 7 शहरों को निशाना बनाया था और अगले दिन उसने फिर से कीव और जापोरिजिया पर हमला किया। इस हमले के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक में रूस की कलिब्र मिसाइल कीव के एक थर्मल पावर प्लांट की ओर जाती नजर आई। इससे कुछ ही सेकंड पहले वहां एक धमाका हुआ था और धुएं का गुबार उठ रहा था, जिसके बाद एक और मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ती दिखाई दी। एक दिन पहले भी रूस ने कीव पर कई मिसाइलें दागी थीं और यूक्रेन की राजधानी दहल उठी थी, और दूसरे दिन भी कीव पर रूस की मिसाइलें मौत बनकर बरसीं। कुछ सेकंड तो उसकी किए की सजा देकर ही दम लेंगे, जिसके बाद कीव में कोहराम मच गया, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी का ऐसा हश्र किया जैसा ज़ेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आग की लपटों से घिरी गाड़ियां, सड़कों पर अफरा तफरी और यहां वहां भागते लोग। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बता दिया कि वो क्राइमिया का बदला कीव को जहन्नुम बनाकर लेंगे। पुतिन ने जापोरिजिया का भी यही हाल किया, जहां पुतिन के रॉकेट से सड़क पर खड़ी गाड़ियां कबाड़ में बदल गईं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन ने कीव और जापोरिजिया समेत यूक्रेन के 7 शहरों पर 24 घंटे में $700 मिलियन यानी करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दाग दी, जिनमें रूस की खतरनाक कलिब्र, इस्कंदर और सरमाद जैसी मिसाइलें शामिल थीं। यही नहीं, अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन से 2 टूक बोल दिया कि यह सिर्फ फर्स्ट एपिसोड था और बाकी के एपिसोड बाकी हैं। यानी यूक्रेन में रूस के हथियार अभी और तांडव करेंगे। खबर है कि पुतिन ने इस बार काला सागर के आसपास इलाके में अपना Tu-93 बम भी गिराया था। यूक्रेन की हरकत से तिलमिलाए पुतिन ने उस पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी गिराया, जिससे यूक्रेन के कई पावर स्टेशन बर्बाद हो चुके हैं। पता चला है कि रूस का यह हमला इतना खतरनाक था कि यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूब गए। यानी रूस ने यूक्रेन को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। 2014 के बाद से पुतिन कामयाबी को अपना
क्राइमिया पर हुई कामयाबी को अपना इलाका मानते हैं क्राइमिया को, और उन्होंने रूस को क्राइमिया से जोड़ने के लिए कर्ज ब्रिज बनाया था, जिस पर यूक्रेन ने 8 सितंबर को धमाका किया और कर्ज ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। फिर क्या था? पुतिन का खून खौल उठा। वो जाहिर कर चुके हैं कि उनके इलाकों की ओर आंख उठाकर देखने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने ये जुर्रत की, जिसने यूक्रेन जंग को और भयानक बना दिया। क्योंकि क्राइमिया का मुद्दा उठने से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन के 15 इलाके में का पश्चिमी देशों ने जारी रखा। यही नहीं, बात संयुक्त राष्ट्र महासभा तक पहुंच गई, जहां रूस ने मांग की कि रेफरेंडम पर सीक्रेट वोटिंग करवाई जाए। मतलब यह कि रूस चाहता था कि रेफरेंडम पर ओपन वोटिंग ना हो, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस की इस मांग पर वोटिंग करवाई और पूछा कि रूस की रेफरेंडम पर सीक्रेट वोटिंग की मांग मानी जाए या नहीं। भारत समेत 100 से अधिक देशों ने रूस की मांग के विरोध में और ओपन वोटिंग के पक्ष में मतदान किया, और रूस के पक्ष में केवल 13 वोट पड़े, जबकि चीन समेत 39 देश वोटिंग का हिस्सा ही नहीं बने। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस की रेफरेंडम पर सीक्रेट वोटिंग की मांग खारिज हो गई, और अब सार्वजनिक मतदान से फैसला होगा कि रूस ने यूक्रेन में जो रेफरेंडम करवाया था वो सही है या नहीं। यही नहीं, पता चला है कि रूस के कीव पर किए गए मिसाइल अटैक की भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा हुई, क्योंकि पश्चिमी देश इसे रूस की क्रूरता साबित करना चाहते हैं, ताकि रेफरेंडम पर वोटिंग के दौरान रूस का पलड़ा हल्का हो जाए। उधर रूस ने पिछले 2 दिनों में कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलों की जो बारिश की, उसने अमेरिका के एक आधुनिक हथियार की पोल खोलकर रख दी। दावा किया गया कि रूस की मिसाइलों की मार से बचने के लिए यूक्रेन ने अमेरिका के नसैम्स यानी नॉर्वेजियन एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया था, लेकिन वो भी यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों की मार से बचा नहीं पाया, और रूस की घातक मिसाइलों के आगे अमेरिका का नसैम्स पूरी तरह बेबस नजर आया। अमेरिका का रक्षक कहे जाने वाले इस डिफेंस सिस्टम को हवा में ही मिसाइलों को आज तक को पताड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत नजर आया, लेकिन इसी दौरान खंबे से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। सामने आए वीडियो में दिखा कि ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और वो लड़का लटक कर अपना वीडियो बनवा रहा था कि तभी उसका सिर पटरी के किनारे मौजूद एक खंबे से जा टकराया, और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो पलटकर रेल की पटरी पर जा गिरा। पुलिस ने दावा किया कि खंबे से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई। जाके देखा उसकी डेथ हो चुकी थी, जिसने सिविल अस्पताल करवाया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा पंजाब के चावा रेलवे स्टेशन के पास हुआ। इस बीच खबर है कि यूक्रेन जंग में रूस को ड्रोन की सप्लाई करने की वजह से अमेरिका ईरान पर भड़क गया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना ने कीव पर जो मिसाइलें बरसाई थी, उनमें कुछ मिसाइलों को ईरान से मिले ड्रोन से दागा गया था, जिसने कीव और उसके आसपास के शहरों में तबाही मचा दी थी। रूसी सेना की तरफ से किए गए इस हमले ने कीव शहर की सूरत बदल कर रख दी। आसमान से गिरी मिसाइलों ने कई इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया। शहर की कई सड़कों पर सिर्फ आग ही आग दिखाई दी। बताया गया कि कुछ मिसाइलें तो राष्ट्रपति दफ्तर के पास भी, जिससे ज़ेलेंस्की की टेंशन बढ़ गई थी। पश्चिम का दावा है कि सेना ने ईरान से मिले ड्रोन कीव पर मिसाइलें भी टेंशन है, और इसी टेंशन में उन्होंने ईरान को गंभीर परिणाम की चेतावनी दे दी। कीव पर हुए इस हमले से पहले तक यह दावा किया जा रहा था कि जंग में ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज पर भारी पड़ रही है। यह भी दावा किया गया कि पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन की फौज ने कुछ इलाकों में रूस की सेना को पीछे धकेल दिया है। लेकिन रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाले कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद पूरी कहानी ही पलट गई। ब्रिज के टूटने से गुस्साए पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और राजधानी कीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी, और आसमान से गिरी मिसाइलों ने वहां तबाही मचा दी। एक रोज पहले ही अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ईरान ने रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी, जबकि इसी साल अगस्त महीने में रूस ने ईरान से ड्रोन खरीदा था। यूक्रेन युद्ध के बीच जब यह खबर सामने आई थी तो अमेरिका के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि इस डील के तहत ईरान रूस को बड़ी संख्या में घातक ड्रोन की सप्लाई करेगा। पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह भी बताया गया था कि ईरान के ड्रोन दुश्मन पर मिसाइल दागने की भी ताकत रखते हैं।
यही नहीं, ईरान ने रूस के सैनिकों को ड्रोन के इस्तेमाल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी दी थी। और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान से मिले उन्हीं ड्रोन से रूस की सेना ने कीव पर धावा बोल दिया। और दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना ईरान से मिले ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं और ईरान तो अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से बरसों से प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। असल में 2015 में अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ ईरान की परमाणु डील हुई थी, लेकिन 2018 में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को तोड़ दिया था। लेकिन माना जा रहा था कि बाइडेन इस डील के पक्ष में है और वो ईरान पर लगी पाबंदियां हटा सकते हैं। लेकिन यूक्रेन जंग में ईरान और रूस की बढ़ती दोस्ती ने उन्हें नाराज कर दिया और अब माना जा रहा है कि नाराज बाइडेन ईरान के न्यूक्लियर डील के सपने पर पानी फेर सकते हैं। इधर नोबेल विजेता ने जल जीवन मिशन योजना के फायदे बताए। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्रोफेसर माइकल क्रैमर ने अपनी एक रिसर्च में भारत की जल जीवन मिशन योजना की तारीफ की। इस रिसर्च के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से हर साल 5 साल तक 1,36,000 बच्चों की जान बचाई जा सकेगी। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत एक इलाके में छापेमारी की और एक हैंडपंप के नीचे से करीब 1500 लीटर जहरीली शराब को जब्त कर लिया। जियो ने दिल्ली में 5G के ट्रायल में जिसका आरोप मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर लगा। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने कार्रवाई की। उसमें दो आरोपी अरेस्ट किए गए, बाकी आरोपी की तलाश शुरू है। विवादास्पद नारे के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शिकायत की थी। इस बीच ईरान में हिजाब के विरोध में लगी आग अब गृह युद्ध बन चुकी है। लगभग पूरे ईरान में लोग वहां की सरकार और वहां की पुलिस के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनों को दबाने के लिए ईरान जितनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, आग उतनी ही भड़क रही है। मतलब ये कि आंदोलनों को कुचलने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। ईरान के शहरों से अब विरोध के हैरान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सड़कों पर जगह जगह आग लगाकर विरोध किया। कुछ जगहों पर तो कई दुकानें तक आगजनी की चपेट में आ गईं। हर तरफ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग सी चलती दिख रही है। इन आंदोलनों में महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि वहां के कॉलेजों में भी विरोध भड़कने लगा है। एक यूनिवर्सिटी के छात्र हाथों को खून से रंग कर दिखाते नजर आए। ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। छात्रों की कोशिश ईरान की पुलिस की बर्बरता दिखाने की थी। छात्रों का आरोप है कि ईरान की पुलिस के हाथ बेकसूरों के खून से रंगे हैं। और ये हालात तब हैं जब वहां की सरकार अब सेना को भी तैनात कर चुकी है। सेना के जवान भी प्रदर्शनकारियों पर बंदूकें ने शीशा नीचे नहीं किया तो एक पल में जवानों ने डंडे मारकर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये सब कुछ चंद सेकंड में हो गया। आम लोगों पर ऐसी बर्बरता हैरान करने वाली है। सड़कों पर काली वर्दी पहने सुरक्षाकर्मी इसी तरह प्रदर्शनकारियों के पीछे दौड़ते दिख रहे हैं। हालात ये हैं कि ईरान के जितने भी हीरो हुए हैं वो अब लोगों को हैवान लगने लगे हैं। कासिम सुलेमानी, जिसे कुछ साल पहले अमेरिका ने खत्म किया था, हर साल ईरान जिसकी शहादत का दिन मनाता है, उसकी तस्वीरों को भी फूंका जा रहा है। और हैरानी की बात तो यह है कि लोगों के इस विरोध प्रदर्शन में केवल आम लोग नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। कई अभिनेता, मशहूर लेखक, कारोबारी, उद्योगपति और समाजसेवी आगे आकर इन आंदोलनों का समर्थन कर रहे हैं। और ईरान की एक मशहूर अभिनेत्री ने तो हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर डाला। इंस्टाग्राम पर यह वीडियो एलनाज नौरोजी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से डाला। एलनाज भारत में भी लोकप्रिय हैं। वो नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज सीक्रेट गेम जोया के विरोध कपड़े उतारने का उनका ये वीडियो ईरान की सरकार को शर्मसार करने वाला बताया जाने लगा। अब तक इन आंदोलनों में करीब 200 लोगों की मौत की खबर है। हजारों लोगों को वहां की पुलिस ने डिटेंशन सेंटरों में बंद किया हुआ है। दिन में तो हर तरफ हंगामा और अफरा तफरी दिखती ही है। रात के वक्त भी शहर की सड़कों पर सेना के जवान मोटरसाइकिल पर गश्त लगाते दिखते हैं। इधर एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च हो गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल से चलने वाली कार को लॉन्च किया। It is going to replace petrol.
महाराष्ट्र के चिपलून में कुएं में डूब रहे एक लड़के को गांव वालों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोबाइल फोन की चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया और खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। उधर मध्य प्रदेश के खरगोन में एक बेकाबू कार पुल पर बनी रेलिंग को तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। हादसे के वक्त गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और एक ट्रैक्टर की मदद से कार को बाहर खींचा गया। इससे पहले एएसपी समेत 2 पुलिस वाले रस्सी के जरिए नदी में फंसी गाड़ी तक पहुंचे, जो 25 फीट की ऊंचाई से गिरने से पलट गई थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पहले गाड़ी के अंदर झांक कर देखा कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है, फिर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि गाड़ी में कोई मौजूद नहीं है तो उन्होंने गाड़ी को सीधा करना शुरू किया, लेकिन तेज बहाव और गाड़ी के वजन के आगे उनकी कोशिश बेकार साबित हुई। फिर गाड़ी को पानी से बाहर निकालने के लिए दूसरी टीम बुलाई गई, जिन्होंने पहले उसे सीधा किया, फिर ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला। रोड पर जो पुल बना हुआ है, इसमें डिसबैलेंस होकर गाड़ी नीचे गिरी है। बताया गया कि गाड़ी के नदी में गिरते ही कुछ गांव वालों ने उसमें फंसे सभी 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इस बीच खबर है कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी के लिए रूसी सेना ने सीरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल की। सीरिया में हुई इस ड्रिल का एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया, जिसमें उसके सैनिकों ने सीरिया की सेना के साथ मिलकर एक पहाड़ी इलाके में जंग का अभ्यास किया और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की ताकत दिखाई। यूक्रेन जंग के बीच इस मिलिट्री ड्रिल के लिए रूस और सीरिया के सैनिक एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे और फिर वहां असली जंग की तरह गोलाबारी शुरू हो गई। ड्रिल में शामिल सैनिक सामने की तरफ दुश्मन को टारगेट मानकर गोले बरसाते दिखाई दिए और देखते ही देखते पूरा इलाका गोला बारूद के धमाकों की आवाज से थर्रा उठा। इस दौरान सैनिकों ने जंगल में दुश्मन पर धावा बोलने का भी अभ्यास किया। लेकिन यह मामला महज 2 देशों की सेनाओं के अभ्यास से कहीं ज्यादा है। माना जा रहा है कि इसका मकसद यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देशों को चेतावनी देना है, जिसमें रूस और सीरिया के सैनिक जमीनी जंग के साथ ही हवाई ऑपरेशन भी करते दिखे। दावा है कि दोनों देशों के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों और जंगी हेलीकॉप्टरों को इस अभ्यास में शामिल किया गया, जिनकी मदद से दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसाए गए। इस ड्रिल में शामिल सैनिकों ने पैराशूट के जरिए जंग के मैदान में उतरने और दुश्मन पर हमला बोलने का हुनर भी दिखाया। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों देशों की सेनाओं का यह अभ्यास सीरिया के किस हिस्से में हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी के लिए सीरिया के साथ युद्ध का अभ्यास कर पुतिन ने कूटनीतिक घेरेबंदी भी तेज कर दी, क्योंकि सीरिया की मौजूदा सरकार पुतिन की बड़ी समर्थक है। उधर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बच्चा सैलाब की चपेट में आ गया। नदी में बहते बच्चे पर जैसे ही वहां मौजूद एक सब इंस्पेक्टर की नजर पड़ी तो उन्होंने आओ देखा ना ताओ उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोगों ने बच्चे को बचाने के लिए नदी में रस्सी फेंकी। इस बीच बच्चे के रेस्क्यू के लिए कुछ और लोग भी नदी में कूद पड़े, जिनमें एक ने रस्सी को पकड़कर सब इंस्पेक्टर तक पहुंचाया। इसके बाद किनारे खड़े लोग रस्सी को खींचने लगे और दारोगा की मुस्तैदी से बच्चे की जान बाल बाल बच गई। इस बीच इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तानी जांच एजेंसी एफआईए ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। हरियाणा के करनाल में मामूली विवाद पर बदमाशों ने 2 लड़कों की हत्या कर दी, जबकि एक तीसरा लड़का उनके हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर एक लड़के के घर पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। बताया गया कि यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट डालने की वजह से शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है। इधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पार्किंग के मुद्दे पर 2 गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें कुछ लोग एक लड़के को बेरहमी से मारते दिखाई दिए। एक आदमी तो उसके ऊपर डंडा लेकर टूट पड़ा। इसी दौरान उसका एक और साथी डंडा लेकर पहुंच गया तो कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि पिट रहे लड़के की टी-शर्ट पकड़कर लोग उस पर लातें बरसाने लगे। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस लड़के को उनके चंगुल से छुड़ाया, लेकिन तभी पिट चुके लड़के का एक साथी दूसरे गुट से भिड़ गया। देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। दोनों गुट एक दूसरे पर ऐसे टूटे जैसे वो उन्हें जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहते थे। काफी देर तक सड़क मैदान जंग बनी रही, जिसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई।
इस बीच बाल्टिक सागर में रूस के खिलाफ नए सिरे से यूरोप की घेरेबंदी की खबर है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की जांच से रूस को दूर रहने की चेतावनी दे दी गई है, जबकि जांच अब कोई एक एजेंसी नहीं बल्कि कई देश मिलकर करने वाले हैं। इसीलिए यह साफ दिखने लगा है कि नॉर्थ स्ट्रीम की जांच के मुद्दे पर पूरा यूरोप एक हो सकता है। यूरोप के देश अब इस बात पर एकजुट दिखने लगे हैं कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका पुतिन के इशारे पर ही हुआ था। यहां तक कि यह भी तय माना जा रहा है कि पुतिन की साजिश इस पाइपलाइन के जरिए पूरे यूरोप को उड़ाने की थी। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन यूरोप तक नेचुरल गैस पहुंचाने के लिए बनी थी। जंग के बाद से पाइपलाइन से गैस की सप्लाई तो बंद थी, लेकिन पाइपलाइन में गैस मौजूद जरूर थी। मतलब ये कि पाइपलाइन में मौजूद गैस के जरिए पूरे यूरोप को उड़ाना मुमकिन हो सकता था। यही अंदेशा यूरोप का है। यूरोप के देश ये मानकर चल रहे हैं कि बिना मिसाइल गिराए पुतिन यूरोप को सजा देना चाहते हैं। इसीलिए आशंका यह है कि पुतिन के भेजे हुए हमलावरों ने ही पानी के 100 फीट नीचे से गुजर रही पाइपलाइन में धमाका किया था। जबकि यूरोप के देशों को तो यह भी लगता है कि पुतिन अब किसी भी कीमत पर इस धमाके की जांच को रोकना चाहते हैं। इसीलिए स्वीडन ने रूस को दो टूक कह दिया कि नॉर्थ स्ट्रीम में धमाके की जांच पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। मतलब ये कि उस जांच में रूस की सरकार, रूस की किसी भी एजेंसी या वहां की गैस कंपनी को शामिल नहीं किया जाएगा। स्वीडन को यह कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रूस की सरकार ने स्वीडन की प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी के जरिए उन्होंने जांच में रूस की गैस कंपनी को शामिल करने के लिए कहा था। स्वीडन के साथ वैसे भी लंबे वक्त से रूस की ठनी हुई है। स्वीडन की सीमा रूस से लगती है और वो नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुका है। स्वीडन ने ये आवेदन यूक्रेन की भी जंग शुरू होने के बाद किया था। मतलब ये कि स्वीडन तो पहले से ही पुतिन के साथ भिड़ने की तैयारी कर चुका है। लेकिन इस बार स्वीडन के तेवर से साफ है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की जांच में उसके हाथ कुछ बड़ा लगा है, कुछ ऐसा जिसे वो रूस के खिलाफ बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए उसने ये तक कह दिया है कि पाइपलाइन में धमाके वाली जगह को पूरी तरह खोल दिया गया है। मतलब ये कि जांच के लिए जो घेरा स्वीडन की एजेंसियों ने बनाया था, अब उसे हटा दिया गया है। मतलब ये कि समुद्र के उस हिस्से में आवाजाही पूरी तरह खोल दी गई है। स्वीडन की प्रधानमंत्री ने यह तक कहा कि रूस चाहे तो अपने जहाजों को धमाके वाली जगह पर भेज सकता है। दूसरी तरफ जर्मनी ने भी स्वीडन से जांच में शामिल होने के लिए कहा था। रूस की इसी मांग को ठुकराते हुए स्वीडन ने जर्मनी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। अब जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन तीनों देश मिलकर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में हुए धमाकों की जांच करेंगे। जर्मनी ने ही रूस के साथ मिलकर नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को मंजूर किया था। दोनों नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होती हुई जर्मनी ही पहुंचती हैं। हालांकि रूस ने पाइपलाइन के धमाकों पर अनेक बार सफाई दी है। रूस बार बार धमाकों में हाथ होने से इनकार करता रहा है। यहां तक कि रूस का दावा तो यह है कि इन धमाकों के पीछे अमेरिका का हाथ होने की आशंका सबसे ज्यादा है। उधर हंगरी और सर्बिया के बीच एक ऐसी डील हुई जो यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस डील से यह भी साफ हो गया कि रूस पर बैन लगाने का यूरोपियन यूनियन का फैसला कई देशों को खटक रहा है। और इस कदर खटक रहा है कि अब यूरोप में बंटवारा साफ दिखने लगा है। एक तरफ वो देश खड़े हैं जो रूस पर सख्त से सख्त बैन लगाने पर तुले हैं, दूसरी तरफ वो मुल्क हैं जो रूस पर बैन लगाने को पागलपन मान रहे हैं। हंगरी तो रूस पर बैन का विरोध पहले से करता रहा है, लेकिन अब ऐसे देशों की गिनती बढ़ती जा रही है जो बैन के पक्ष में नहीं है। मतलब ये कि सर्दियां आने से पहले यूरोप का सब्र जवाब देने लगा है। हंगरी ने तो जंग के शुरुआती हफ्तों में ही अल्टीमेटम दे दिया था। उसने कहा था कि रूस पर इतने सख्त बैन लगाने का मतलब अपनी ही अर्थव्यवस्था पर परमाणु बम गिराना है। लेकिन अब तो गाड़ी उससे भी आगे निकल चुकी है। हंगरी खुद तो रूस के साथ खड़ा ही है, आसपास के मुल्कों को भी यूरोपियन यूनियन से बगावत का रास्ता दिखा रहा है, जिसका सबसे ताजा सबूत है यूरोप में बनने वाली एक नई पाइपलाइन। ये ऐसी पाइपलाइन होगी जो कच्चे तेल की सप्लाई के लिए बनाई जाएगी। यूक्रेन के रास्ते हंगरी तक पहले से रूस का कच्चा तेल पहुंचता है, जो जंग के 250 दिन बाद भी बंद नहीं हुआ। अब सर्बिया तक भी इस पाइपलाइन को पहुंचाया जाएगा। इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन कहा जा रहा है, मतलब दोस्ती की पाइपलाइन। लेकिन यह दोस्ती ऐसी है जिसे देखकर यूरोपियन यूनियन की नींद उड़ी हुई है। सर्बिया पहले से रूस का कच्चा तेल इस्तेमाल कर रहा था। वो कच्चा तेल समुद्र के रास्ते पहले क्रोएशिया तक और फिर सर्बिया तक पहुंचता था। लेकिन कच्चे तेल का वो रूट अब प्रतिबंधों में फंसा हुआ है, क्योंकि समुद्र के रास्ते जो कच्चा तेल यूरोप के देशों में पहुंचेगा उसकी अधिकतम कीमत यूरोपियन यूनियन ने तय कर दी है। जबकि रूस ऐसे प्रतिबंधों को मानने वाला नहीं है। वो सस्ता तेल तभी दे पाएगा जब तेल सड़क या पाइपलाइन के रास्ते पहुंच रहा हो। इसका रूस ने ऐसा तोड़ निकाला कि यूरोपियन यूनियन पर ही भारी पड़ गया। मतलब ये कि बिना कुछ किए रूस ने यूरोप के कुछ देशों को अपनी तरफ खींच लिया, ऊपर से उनके साथ ऐसा सौदा किया जिससे उन्हें भी बड़ा फायदा हो। क्योंकि सर्बिया तक अगर रूस का तेल पाइपलाइन के रास्ते पहुंचेगा तो सर्बिया को भी भारी बचत होगी। सर्बिया में रूस की गैस कंपनी गैसप्रोम की इकाइयां पहले से काम कर रही हैं। वहां तेल साफ करने वाली रिफाइनरी भी चल रही हैं और उनमें भी रूस का निवेश है। अब अगर रूस का कच्चा तेल यूक्रेन और हंगरी के रास्ते सर्बिया तक पहुंचा तो बचत सर्बिया की तो होगी ही, पुतिन का कारोबार भी चलता रहेगा।
साथ में यह भी तय हो जाएगा कि यूरोप के कई देश इस वक्त भी बैन के पक्ष में नहीं है। अहम बात यह भी है कि हंगरी भी मौके पर चौका लगाने में पीछे नहीं है। हंगरी पहले से तेल पर भारी भरकम डिस्काउंट ले रहा है, ऊपर से उसने अपने नेचुरल गैस के बिल पर भी पुतिन से बड़ी मदद ली है। और हंगरी ने रूस के साथ ऐसी डील की है जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम साबित होगी। माना जा रहा है कि यही वो डील है जिसके दम पर हंगरी ने रूस के साथ इन नई पाइपलाइन के लिए मोलभाव किया, क्योंकि तय हुआ है कि आने वाली सर्दियों में हंगरी नेचुरल गैस का भुगतान रूस को नहीं करेगा, बल्कि इस दौरान ली हुई गैस का पेमेंट कुछ महीनों के बाद करेगा। यूरोप के बाकी मुल्कों की तरह हंगरी की भी अर्थव्यवस्था बेहाल है। अपने तेजी से बढ़ते इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए उन्हें इस तरह की डील की सख्त जरूरत थी। खाली हो रहे सरकारी खजाने को बचाने में हंगरी को इस डील से बड़ी मदद मिलेगी। अगर सर्दियों तक आर्थिक हालात सुधर गए तो ये डील उसे डूबने से भी बचा लेगी। मतलब ये कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन बैन पर बैन लगाने में जुटी है, दूसरी तरफ यूरोप के देश ही उस बैन का तोड़ निकालने में लगे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली से। वहां डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को 10 से 15% बेड रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि कोरोना के लिए आरक्षित बिस्तरों का इस्तेमाल डेंगू के मरीजों के लिए करें। बताया जा रहा है कि दिल्ली में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एमसीडी के मुताबिक अक्टूबर में 321 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि सितंबर में 693 मरीज मिले थे। इस साल राजधानी दिल्ली में डेंगू के अब तक 1200 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या पता चल रहा है इस पर? देखिए, सरकार ने निर्देश जारी किया। आज ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्देश जारी किया कि सभी अस्पतालों में 10 से 15% बेड डेंगू और बाकी तो इस तरीके की बीमारी फैलती है बरसात और मानसून के मौसम में, उसको देखते हुए बेड रिजर्व रखे जाए। और साथ साथ भी कहा है कि कोरोना के जो बेड अब खाली हो गए हैं, क्योंकि कोरोना के उतने मरीज नहीं आ रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल इसमें किया जाए। बहुत ही अभी हालांकि बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन सतर्क होने वाली जरूर है, क्योंकि अक्टूबर के शुरुआती 5 दिनों में ही 321 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि सितंबर में पूरे महीने में 693 मामले सामने आए थे। और 2015 में जो अक्टूबर में कोरोना का, माफ कीजिएगा, डेंगू का खतरनाक हमने देखा था दिल्ली में कहर, उसको देखते हुए सरकार ने ये सावधानी बरतने का फैसला किया है। शुक्रिया विक्रांत आपका। इधर हरियाणा के सोनीपत में एक शराब तस्कर की संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र दाहिया नाम के आरोपी पर कई मामले दर्ज थे, जिसके बाद उसकी अवैध संपत्ति को खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मिट्टी में मिला दिया गया। जानकारी के मुताबिक उस शराब तस्कर पर लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रशासन की टीम को गुमराह करने के लिए उसके गुर्गों ने मकान के बाहर ताला जड़ दिया था, लेकिन पुलिस वालों की मौजूदगी में ताला खुलवाकर उस अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच सत्येंद्र जैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दिया। सत्येंद्र जैन ने अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई दूसरी अदालत में शिफ्ट किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कार में बैठे लोगों को मामूली चोटें आईं। सिख गुरु रामदास की जयंती पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। वेला में बाढ़ ने कहर बरपा दिया। तूफान ने जमकर तबाही मचाई और उसके बाद हुई मूसलाधार बारिश ने सबको मुश्किल में डाल दिया, जिसकी जद में आकर एक मकान का हिस्सा तिनके की तरह ढह गया। मकानों के मलबे में बदलने का सिलसिला सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि कई घरों ने तो बाढ़ के आगे जल समाधि ले ली। जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला के कई शहरों में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों की जान पर बनाई। वहां शहर के शहर तालाब में तब्दील हो गए, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। बताया गया कि तबाही का यह मंजर वेनेजुएला के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, जिसकी वजह से कुछ जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आईं। इधर झारखंड के धनबाद में एक पूजा पंडाल में उस वक्त हंगामा हो गया जब वहां घूमने आए 2 लोग आपस में भिड़ गए। बताया गया कि पहले उन दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर थोड़ी ही देर बाद वो आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से वहां हंगामा मच गया। हालात बिगड़ने पर पुलिस के जवानों ने उन पर डंडों की बरसात कर दी, लेकिन इस कार्रवाई से नाराज एक आदमी पुलिस वाले से ही उलझ गया और उसने उसका डंडा पकड़ लिया। इसी बीच उसके पीछे खड़े दूसरे पुलिसकर्मी ने उसकी डंडे से पिटाई कर दी। मारपीट की वजह से वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा, लेकिन हालांकि बाद में किसी तरह से पुलिस ने मामले को सुलझा लिया। आदमी को डर है, आदमी को है डर आदमी का, आदमी को है डर आदमी का, कैसे होगा गुजर आदमी का। 100 बात की एक बात कही हरि ने।
असल में वो किसी का नहीं है, आदमी जो है हर आदमी का। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का। पूरब में हमला, पश्चिम में हमला, उत्तर में रूस का अटैक, दक्षिण में पुतिन का प्रलंबकारी आक्रमण। अक्टूबर में रूस फिर से अपना प्रचंड आरंभ कर दिया है।